हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज तक हमने सॉइल मैकेनिक्स में जो इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर आप सभी का है वहां तक सारा कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें बात करने वाले हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में। शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, सॉइल में शियर स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए क्या लॉ है, मतलब कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हमने जो इफेक्टिव चैप्टर पढ़ा, इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर पढ़ा, उससे रिलेटेड है ये। इसमें क्या होगा, वहाँ पे भी हमने जब आपको इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी हमने बताया था कि जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ते हैं तो उसमें मतलब कि जब शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पढ़ते हैं तो उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इसलिए हमको इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ना पहले ज़रूरी था, फिर हम शियर स्ट्रेंथ आज पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में। तो नाम चैप्टर नंबर 8 था शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। नाम में क्या है, शियर स्ट्रेंथ। सॉइल तो आप जानते हैं, शियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ जानने से पहले हमको जानना होगा कि शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स आपको अच्छे से पता होगा, आपने सॉइल में भी हमने आपको कई बार बता चुका है और आपने सोम में भी कई बार डेफिनेशन पढ़ा होगा शियर स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, आपने कई बार वो चीज़ पढ़ी होगी। तो अगर शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेंथ लगाई जाती है वही हमारी शियर स्ट्रेंथ कहलाएगी। क्या, शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेंथ लगाई या जो स्ट्रेंथ होती है, शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेंथ होती है वही हमारी शियर स्ट्रेंथ कहलाती है। तो ये तो हो गई शियर स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। अब शियर स्ट्रेंथ जो होता है, ये शियर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया, शियर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया सॉइल मैकेनिक्स में। शियर स्ट्रेंथ तो हम पढ़ते आ रहे हैं, सोम में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन शियर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स में किसने दिया उनकी बात करते हैं। तो दो वैज्ञानिक थे, एक मोहर और एक कूलाम। मोहर तो वैसे मोहर सर्किल आपके सोम में है, जबकि मैकेनिक्स में है, सॉरी मैकेनिकल पार्ट में मोहर सर्किल पढ़ाया जाता है। अगर बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की तो मोहर सर्किल सिलेबस में नहीं है अगर सोम पढ़ते हैं तो वहाँ पे। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा फेल्योर समझने में प्रॉब्लम होगी जब हम शियर फेल्योर की बात करते हैं। ठीक है, शियर एनवेलप की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो शियर स्ट्रेंथ का फेल्योर है वो आपकी सिलेबस में नहीं, बस आपकी सिलेबस में क्या है, शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है कि शियर स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे आया ये चीज़। ठीक है, एनवेलप के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन तो हमने आपको बता दिया। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ रजिस्टिंग अगेंस्ट शियर स्ट्रेस। ठीक, सॉरी, स्ट्रेंथ रजिस्टिंंग अगेंस्ट शियर स्ट्रेस हमारी क्या कहलाएगी, शियर स्ट्रेंथ कहलाती है। और हिंदी में अगर बोलना चाहे कि मृदा का अपरूपण के प्रति अधिकतम प्रतिरोध। ठीक है, मृदा का अपरूपण के प्रति मतलब शियर के प्रति उसका जो अधिकतम प्रतिरोध होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉइल की बात करते हैं, यहाँ पे सॉइल में बोल रहे हैं कि सॉइल का जो अपरूपण के प्रति अधिकतम प्रतिरोध होगा वो कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है, कितना स्ट्रेस सहन कर सकता है, वही उसकी शियर स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, ये हो गई शियर स्ट्रेंथ की बात। शियर स्ट्रेंथ क्या होती है। अब मोहर और कूलाम ने इसकी अवधारणा दी, शियर स्ट्रेंथ की अवधारणा दी सॉइल में। तो मोहर साहब ने क्या कहा कि सॉइल जो शियर स्ट्रेंथ होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो शियर स्ट्रेंथ होता है सॉइल का वो जनरली 3 चीज़ों में डिपेंड करता है। किस किस चीज़ों पे, सबसे पहले तो इनकी लॉ के बारे में जान लेते हैं कि इनका लॉ क्या कहता है। ठीक है, ये जो इनका लॉ होता है कि शियर स्ट्रेंथ कूलाम, जिसको हम मोहर कूलाम्स लॉ बोलते हैं। क्या, मोहर एंड कूलाम लॉ। ठीक है, मोहर एंड कूलाम लॉ, एक मिनट।
ठीक है। क्या मोहर एंड कूलाम लॉ की बात करते हैं अगर, तो 18वीं शताब्दी में मोहर एंड कूलाम ने क्या, कब 18वीं शताब्दी में संपीड़न सामर्थ्य और अपरूपण सामर्थ्य, मतलब कि जो शियर स्ट्रेंथ होता है और कंप्रेशन स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, उनके बिहाफ पे एक थ्योरी दी। उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो शियर स्ट्रेंथ होता है, जो शियर स्ट्रेंथ हमारा एस या फिर जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, सॉइल की कोहेजन कि कितना कोहेसिव सॉइल है और उसमें जो शियर स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्या शियर स्ट्रेंथ के tan phi के बराबर होता है। ठीक है, ये अगर कैसे आया फार्मूला, ये आपको यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको पढ़ना कि कूलाम लॉ क्या होता है, इन्होंने क्या कहा इस बारे में और इसमें से क्या क्या होती हैं। ठीक है, ये क्या हुआ किसका, tan phi। ठीक है, ये मोहर कूलाम लॉ है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि टाउ एस और टाउ क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सी क्या है, कोहेजन। ठीक है, कोहेजन ऑफ सॉइल, सॉइल कितना कोहेसिव है उसको सी से इन्होंने डिनोट किया, कोहेजन। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा को क्या कहा उन्होंने कि कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना आ रहा है उस पर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने टोटल स्ट्रेस लिया। ठीक है, सॉइल में कितना टोटल स्ट्रेस, इसको लिख सकते हैं। और फाई क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। अभी बात करते हैं कि इंटरनल फ्रिक्शन एंगल क्या होता है। ठीक है, ये कहा था कूलाम, मोहर कूलाम लॉ था क्या, एस और टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi। ये किसका लॉ था, मोहर एंड कूलाम लॉ था, जिसमें हमारा टाउ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हो गया, सी कोहेजन हो गया, सिग्मा क्या हो गया, टोटल स्ट्रेस, सॉइल में कितना टोटल स्ट्रेस लग रहा है वो टोटल स्ट्रेस हो गया, फाई इंटरनल फ्रिक्शन एंगल हो गया। ठीक है, और tan phi क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। ये हमारे पास क्या कूलाम लॉ आ गया। अब इनके अनुसार ये जो इनका समीकरण है, इस समीकरण के अनुसार इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ कैसे बना, जब इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया, क्योंकि ये सी और फाई, अब बात करते हैं कि फाई क्या होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये भी बात करते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज की। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल और एंगल ऑफ रिपोज। हम एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं, फिर वापस लौटते हैं कहाँ पे, मोहर एंड कूलाम लॉ पे। एंगल ऑफ रिपोज की अगर बात करते हैं, जिसको हम विश्राम कोण बोलते हैं, क्या हिंदी में बोलते हैं, विश्राम कोण। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, विश्राम कोण इसको बोलते हैं। तो विश्राम कोण क्या होता है, क्षैतिज से बना वह कोण, क्षैतिज से बना वह कोण जो मृदा प्राकृतिक रूप से ढहकर बनाती है। मतलब कि कोई, ये आपकी दीवार थी, यहाँ पे आपने ऐसे कोई भी सॉइल रख दी। ठीक, अब ये जो एंगल बन रहा है, ठीक, ये जो एंगल बन रहा है, जितना भी बन रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, विश्राम कोण कहलाता है। ठीक है, क्या कहता है, विश्राम कोण कहलाता है। ये हमारा आपको समझ में आ रहा कि कोई भी सॉइल क्षैतिज से, जब वह प्राकृतिक नेचुरल अवस्था में होती है, प्राकृतिक अवस्था में होती है, तो वह क्षैतिज से जितना कोण बनाती है उसी को क्या बोल देते हैं, उसी को एंगल ऑफ रिपोज बोल देते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। और क्या हम बात करते हैं इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, जब सॉइल क्या होती है,
लूज, एकदम लूज स्टेट में, लूज ढीली अवस्था में होती है। मतलब कि जैसे किसी सॉइल को हम लेके आए ऐसे ही नॉर्मली रख दिए, ठीक। क्या किए, कोई भी सॉइल लेके आया हमने ऐसे ही, जैसे ये मान लेते हैं नहीं बना हुआ है, कोई भी सॉइल हमने लेके आया ऐसे ही रख दिया, ये कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये एंगल जो होता है इसका मान, अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो इसका मान क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज के इंटरनल फ्रिक्शन एंगल के बराबर हो जाता है, ठीक है। इंटरनल फ्रिक्शन एंगल कितना उसके अंदर, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, हिंदी क्या होगी इसकी, कितना घर्षण लग रहा है, घर्षण कोण बोलते हैं हिंदी में। इंटरनल फ्रिक्शन एंगल को आंतरिक घर्षण कोण कितना है, तो वो कब होता है, कभी क्या होता है, इसीलिए क्या करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज के हम फाई मान के चलते हैं। यहाँ पे जो पढ़ना है आपको, अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये तो फाई का मान दिया रहेगा, ठीक है। अगर फाई का मान नहीं दिया तो वहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज का मान दे देगा, तो आपको फाई का मान एंगल ऑफ रिपोज के मान के इक्वल रखना पड़ेगा वहाँ पे। ये हो गया कि एंगल ऑफ रिपोज और फाई क्या होता है। अब एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं, ये किस किस पर निर्भर करता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। डेफिनेशन हम लिख देते हैं एंगल ऑफ रिपोज की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं कि सर डेफिनेशन लिख दिया कीजिए तो थोड़ा सा आसान रहेगा। तो हम लिख देते हैं क्षैतिज से बना हुआ अधिकतम कोण, क्षैतिज से बना हुआ अधिकतम कोण जब मृदा स्वयं प्राकृतिक क्रिया द्वारा, जो मृदा स्वयं प्राकृतिक क्रिया द्वारा ढहकर बनाती है। विश्राम कोण कहते हैं, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट भी लिख लीजिए कि यदि मृदा ढीली अवस्था में है, यदि मृदा ढीली अवस्था में है तो विश्राम कोण का मान मृदा के आंतरिक घर्षण कोण के बराबर हो जाता है। मृदा के मृदा के आंतरिक घर्षण कोण के बराबर हो जाता है। ये कुछ ये नोट पॉइंट और ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। विश्राम कोण का मान निम्न घटकों पर निर्भर करता है। ठीक है, निम्न घटकों पर निर्भर करता है। किन किन घटकों पर निर्भर करता है? सबसे पहले किस पे? कणों की आकृति, वो कणों का जो शेप एंड साइज है वो कैसा, वो बड़ा है, छोटा है, कैसा है, मतलब शेप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, शेप ऑफ
सॉइल पार्टिकल्स। सेकंड क्या आ जाता है कि साइज एंड ग्रेडेशन, ठीक है, साइज एंड ग्रेडेशन मतलब उसको किस तरह से श्रेणीकृत किया गया, किन किन मतलब कि वर्गीकरण में बांटा गया, उसके बेसिस पर भी क्या उस पर भी क्या होता है, हमारा ये जो विश्राम कोण होता है वो निर्भर करता है। और नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बात हो गई किसकी, एंगल ऑफ रिपोज की, विश्राम कोण की बात ये हो गई, ठीक है। अब हम फिर से वापस चलते हैं किस पे, मोहर्स कूलाम्ब लॉ पे। आई होप कि आपको इंटरनल फ्रिक्शन एंगल समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये क्या था, मोहर एंड कूलाम्ब लॉ था, जहाँ पे टाउ शियर स्ट्रेंथ था, सी कोहेजन था, सिग्मा हमारा टोटल स्ट्रेस और फाई क्या था हमारा इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, या फिर tan फाई को कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंगल बोल देते हैं। 1 मिनट, गर्मी बहुत है। ठीक है, अब इनके लॉ के अनुसार ये जो उन्होंने लॉ दिया है, इसके अनुसार क्या किया है इन्होंने, जो टोटल इससे हमने आपको क्या पढ़ा था, यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ तो आपको समझ आ रहा है, कोहेजन भी आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी सॉइल कितना कोहेसिव है। कोहेसिव मतलब कि उसके पार्टिकल कितना पास हैं, ठीक है, वो कोहेसिव सॉइल कहलाती है। और जिसके पार्टिकल क्या होते हैं, जिसमें बॉन्डिंग बढ़िया नहीं हो पाती, वो कोहेजनलेस सॉइल होती है, ठीक है। और फाइव टोटल स्ट्रेस, जब हम आपको इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर पढ़ा तो वहाँ पर हमने आपको 3 प्रकार का स्ट्रेस पढ़ाया था। एक टोटल स्ट्रेस, सिग्मा, इफेक्टिव स्ट्रेस, सिग्मा बार, और न्यूट्रल स्ट्रेस जिसको हम पोर वाटर बोल रहे थे, यू। तो टोटल स्ट्रेस हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा बार प्लस यू, और यहाँ से हमारा क्या निकल के आया था, सिग्मा माइनस यू। ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने यूज किया, टोटल स्ट्रेस को यूज किया। जबकि अगर हम बात करते हैं किसी भी सॉइल में अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें हम ये जो पोर वाटर स्ट्रेस है, मतलब कि न्यूट्रल स्ट्रेस को काउंट नहीं करते हैं। क्या करते हैं, काउंट इसमें नहीं करते, क्योंकि जो पोर वाटर है उसमें से वाटर धीरे धीरे वो कंसोलिडेट होगी, सॉइल कंसोलिडेट होगी, तो उसमें से वाटर निकल जाएगा, तो वो सेटल होने की उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, लेकिन क्या किया, यहाँ पे टोटल स्ट्रेस को कंसीडर करके ये फार्मूला दिया था। अब बात करते हैं, यहाँ पे टोटल स्ट्रेस का फार्मूला दिया तो प्रॉब्लम आ गई। इन्होंने जब दिया, मतलब कि जब इन्होंने ये दिया, इस बेसिस पे काम होना शुरू हुआ, तो फिर देखा गया कुछ सालों बाद क्या हुआ, जो भी बिल्डिंग जो भी कुछ बन रहा था उस सॉइल पे, वो ढह जा रही थी। मतलब कि उसमें पोर वाटर जब ढह क्या जा रही थी, मतलब एक तरह से सेटल हो जा रही थी। जो हमारी बिल्डिंग होती थी, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता था, वो सेटल हो जाता था, ठीक है। एक तरह से सेटल होने का मतलब ढह ही जाना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने टोटल स्ट्रेस दिया, फिर टोटल स्ट्रेस का वहाँ पे फंडा सही नहीं लगा। फिर आगे फर्दर आए कौन, तरजागी साहब। तरजागी को तो आप अच्छे से जानते होंगे, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स को, सॉइल मैकेनिक्स तरजागी साहब को कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने, पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं और
इन्होंने ये जो फार्मूला है टाउ बराबर सी प्लस सिग्मा tan phi, इसके बिहाफ पे इन्होंने एक ग्राफ बनाया और उसमें बताया अगर कोई भी सॉइल जिसमें कोहेजन भी है और मतलब कि वो सॉइल कोहेसिव भी है और उसमें मतलब कि इंटरनल फ्रिक्शन एंगल भी है, मतलब कि उसमें फ्रिक्शन इंटरनल फ्रिक्शन एंगल भी लग रहा है, तो वो सॉइल कुछ इस तरह से बनेगी। ये फाई हो जाता है और ये सी हो जाता है, ठीक है, जिसमें इंटरनल फ्रिक्शन एंगल भी लग रहा है और फाई भी मतलब कि कोहेसिव सॉइल भी है। तो टाउ बराबर सिग्मा प्लस tan phi का ये एक ग्राफ बन के तैयार होता है। लेकिन अगर सॉइल हमारी सी प्लस सिग्मा, ठीक है, लेकिन अगर हमारी सॉइल क्या है कोहेजन लेस है, उसमें कोहेजन लेस है, उसमें कोहेजन का गुण नहीं है, तो फिर क्या होगा, कोहेजन का गुण जब नहीं होगा तो ये सी का मान हमारा नहीं आएगा, केवल इंटरनल फ्रिक्शन एंगल उसमें आएगा। तो कुछ इस तरह से क्या बनेगा, ग्राफ उसका बन जाएगा और टाउ बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा tan phi, ठीक है, इस तरह से बना। लेकिन अगर किसी सॉइल में इंटरनल फ्रिक्शन एंगल ही नहीं एक्ट कर रहा है, केवल उसमें क्या हो रहा है कि कोहेजन ही आ रहा है, केवल कोहेजन मतलब वो कोहेसिव सॉइल है, उसमें इंटरनल फ्रिक्शन एंगल नहीं है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, कोहेसिव लेस सॉइल। क्या, कोहेजन लेस सॉइल। इसको हम कोहेजन लेस सॉइल बोल देते हैं। अगर ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ये जनरली जो होता हमारा अपरूपण प्रतिबल और जो हमारा कंप्रेसिव प्रतिबल कंप्रेसिव मतलब स्ट्रेस होता है, उन दोनों के बीच में इन्होंने ग्राफ खींचा था, तो कुछ इस तरह का बना था। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी बराबर टाउ बराबर सी, ये हमारा निकल के आता है तीन चीज, ठीक है। इसको हम कोहेसिव सॉइल बोल देते हैं। क्या, कोहेसिव सॉइल, ठीक है। ये क्या होगा, कोहेजन लेस सॉइल, कोहेसिव सॉइल। तो ये इनका फंडा रहा। आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या किया, जब आगे फर्दर इन्होंने अपना काम शुरू किया, इस टोटल स्ट्रेस पे काम किया गया, तो देखा गया कुछ सालों बाद बिल्डिंग ढह जा रही है, सेटल कर जा रही है। तो तजागी साहब ने फिर, जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहलाते हैं, उन्होंने फिर कहा कि नहीं, उन्होंने फिर अध्ययन किया, कहा कि नहीं, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, मतलब सॉरी टोटल स्ट्रेस का क्या रोल है। टोटल स्ट्रेस तो कोई मतलब जब हम डाल रहे हैं तो वहाँ पे, जब हम सॉइल में चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे टोटल स्ट्रेस में हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस भी आता है और पोरोटल स्ट्रेस भी आ रहा है, न्यूट्रल स्ट्रेस। लेकिन हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल स्ट्रेस जो हमारा है उसका कोई रोल नहीं है स्ट्रेस को बियर करने में, मतलब कि सॉइल को स्ट्रेंथ देने में कोई रोल नहीं है। किसका, न्यूट्रल स्ट्रेस का, पोरोटल स्ट्रेस का। तो उन्होंने फिर एक नया रूल, नया मतलब कि फार्मूला बनाया। कौन सा फार्मूला बनाया, उन्होंने अपना तजागी ने एक अपना नया फार्मूला दिया। वो कौन सा फार्मूला है, उन्होंने क्या किया, टाउ को टाउ 1 बनाया, सी को सी डैश बनाया और सिग्मा को सिग्मा डैश बनाया। जो हम वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कर रहे थे सिग्मा बार से, वही यहाँ पे सिग्मा डैश को उन्होंने कर दिया। और ये tan phi, ठीक है। उन्होंने क्या किया, टोटल स्ट्रेस के स्थान पे यहाँ पे उन्होंने इफेक्टिव स्ट्रेस को कंसीडर कर लिया। क्या क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस को उन्होंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये क्या रहा, तजागी का लॉ है, जिसको हम मॉडिफाइड कूलॉम लॉ बोलते हैं। क्या, मॉडिफाइड मोहर्स कूलॉम लॉ।
ये क्या रहा, मॉडिफाइड मोहर कूलॉम्ब लॉ, जिसमें उन्होंने क्या किया, इफेक्टिव स्ट्रेस को कंसीडर करके और फिर अपना फार्मूला दिया, जिसको मॉडिफाइड कूलॉम्ब लॉ हमने बोल दिया। बाकी फाई हमारा वही रहेगा, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, ये कोहेजन ही रहेगा, ये हमारा टाउ ही रहेगा, शियर रेजिस्टेंस ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहा, कुछ लॉ रहा जिन्होंने मतलब कि जो इन्होंने दिया सॉइल के शियर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब थोड़ा सा शियर रेजिस्टेंस के बारे में और जान लेते हैं फर्दर कि कैसे मतलब कि क्या होता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कैसे फेल्योर आता है, शियर स्ट्रेस कैसे आता है, शियर स्ट्रेंथ कितना लगता है, तो उसको समझने के लिए हमको पहले सोम समझना पड़ेगा। सोम में मोहर लॉ समझना पड़ेगा, मोहर सर्किल समझना पड़ेगा। मोहर सर्किल में फॉर्मूले होते हैं, वहाँ पे जैसे क्या होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ये शियर स्ट्रेस हमारा होता है। नॉर्मल स्ट्रेस जैसे हम क्या कहें, खड़े हैं, हम खड़े हैं, तो ये क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस लगता है। और ये अगर साइड से कोई फोर्स लगा रहा, कोई स्ट्रेस लगा रहा, तो ये क्या होता है हमारा, ये शियर स्ट्रेस लगता है। ये नॉर्मल स्ट्रेस जिसको सिग्मा एन से डिनोट करते हैं, और ये शियर स्ट्रेस जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए कई फार्मूले आ जाते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप कहीं जेईई की तैयारी करते हैं, गेट टीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इन सबको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ बहुत ज़रूरी होता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉइल सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं, इसलिए हम इसके बारे में बता नहीं रहे। इसमें आपको पता चलता है कैसे फेल्योर कई तरह से भी, इसमें कई तरह से फेल्योर होता है। जैसे क्या हुआ, एक थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, फॉर्मूला नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताते हैं। जैसे क्या हुआ कि ये कोई सॉइल है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे क्या हुआ, ये घर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका कुछ लोड होगा, लोड के कारण ये मृदा वाइट्स होंगे, ये सॉइल पार्टिकल होंगे, और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, वाइट्स होगा। आप जानते हैं कि कॉम्पैक्ट करके इसके वाइट्स को तो हम कम कर सकते हैं, लेकिन कंसोलिडेट नहीं कर सकते। कंसोलिडेशन जो होता है वो नेचुरल प्रक्रिया होती है, वो धीरे धीरे कंसोलिडेट होती है, और बहुत कभी थोड़ा सेटल होती है, मतलब कि एक लंबा प्रोसेस हो जाता है कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सेटल हो सकती है। तो कभी कभी क्या होती है, अगर इसकी शेयर स्ट्रेंथ हमने ज्ञात नहीं की और इसकी शेयर स्ट्रेंथ कम है, और फिर भी इसके ऊपर हमने क्या किया, बिल्डिंग बना दिया, तो कुछ सालों बाद या फिर हो सकता है उसी टाइम कभी कभी आप देखते हो घर बनाते हैं तो और घर ढह जाता है, धंस जाता है, तो वो क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ वहाँ की अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस लगता है। नॉर्मल स्ट्रेस के कारण क्या होता है, ये क्या होता है, धंस जाती है, पूरी ज़मीन ही धंस जाती है, पृथ्वी धंस जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हुआ। और अगर बात करते हैं हम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, तो शियर स्ट्रेंथ जो होता है वो हमारा, अगर कहीं रोड पे है और रोड पे ऐसे कोई व्हीकल चल रहा है, ठीक है, कोई व्हीकल ऐसे चल रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे टर्न होता है। ठीक है, टर्न कुछ ऐसे ही तो होगा, कुछ इस तरह से टर्न होता है। तो क्या होगी, यहाँ की जो सॉइल होती है, यहाँ की जो सॉइल होती है क्या होती है, ये कुछ इस तरह से बना होता है, मतलब कुछ इस तरह से ग्राउंड बना होता है। जो अगर किसी भी रोड का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इस तरह से बना होता है। तो यहाँ पे ये शियर स्ट्रेस, मतलब कि शियर स्ट्रेस लगता है। ठीक है, क्या शियर स्ट्रेस लगता है। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट तो होता है, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये इधर ना खसक जाए, तो इसलिए इस डायरेक्शन में इसको अच्छे से कॉम्पैक्ट किया जाता है, अच्छे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है कि ये जो हमारा रोड है ये इधर ना खसक जाए, फिर इधर ना खसक जाए। ठीक है, ये हमारा शियर स्ट्रेंथ होता है। किसका, ये शियर स्ट्रेंथ, ये नॉर्मल, ये शियर स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस।
ये आपको जब आप जेईई की तैयारी करेंगे, गेट एएससी की तैयारी करेंगे, किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल जितना हमने आपको यहाँ पे बता दिया उतना आपकी सिलेबस आपके डिप्लोमा के लिए बहुत है। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसमें कि अपरूपण जो शियर स्ट्रेंथ होता है, अपरूपण सामर्थ्य होता है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से टेस्ट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तीन टेस्ट होते हैं और इन टेस्ट को करने के लिए कई मेथड्स होते हैं। ठीक है, टेस्ट और मेथड में अंतर होता है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, 3 टेस्ट होते हैं और इन 3 टेस्ट को करने के लिए कई मेथड्स होते हैं। सबसे पहले टेस्ट की बात करें तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं। एक द्रुत परीक्षण, क्या द्रुत परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं क्विक टेस्ट या फिर अनट्रेन्ड टेस्ट। द्रुत परीक्षण, क्विक टेस्ट और जिसको हम अनट्रेन्ड। नेक्स्ट क्या आता है, मतलब कि संघनित द्रुत परीक्षण, कंसोलिडेट क्विक टेस्ट, संघनित द्रुत परीक्षण, कंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट, और जो लास्ट हमारा थर्ड आता है वो कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट। ठीक है, क्विक टेस्ट मतलब कि जो शीघ्र परीक्षण इसको बोल देते हैं, द्रुत परीक्षण को शीघ्र परीक्षण बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा संघनित मतलब कंसोलिडेटेड क्विक परीक्षण, मतलब कि संघनित द्रुत परीक्षण। क्विक मतलब फास्ट, तेज, ठीक है, जल्दी से होने वाला। और संघनित धीमा, कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट मतलब ड्रेन टेस्ट। इसको हम इन दोनों को ड्रेन्ड बोल देते हैं एक तरह से, अगर बोलना चाहे। ये ड्रेन्ड टेस्ट के अंदर में आते हैं हमारे, और ये हमारा अनड्रेन्ड टेस्ट आता है। ठीक है, इसको 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, ड्रेन टेस्ट और अनड्रेन टेस्ट। अनड्रेन टेस्ट हमारा क्या होता है, क्विक टेस्ट को अनड्रेन टेस्ट कहते हैं, और ड्रेन टेस्ट में 2 हमारा आ जाता है, कंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट और कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट। ये 2 हमारे टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो आज के बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं ये तीनों टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और इनको कौन कौन से मेथड्स द्वारा हम करते हैं, परीक्षण कैसे करते हैं, और कैसे चेक करते हैं कि किसी भी मतलब कि सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कितनी होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बने रहिए ऐसे हमारे साथ।